Hello Ayush, Ravinder, Ranita, Ayush. So is that voice and video clear? Good evening, Abhinav. Okay, guys, one more thing कि जिस स्पीड से मैं बोलता हूँ नॉर्मल क्लास में उससे थोड़ा स्लो स्पीड से बोलूँ या उतना स्पीड से आपको क्लियर रहता है? मतलब कनेक्टिविटी में किसी को प्रॉब्लम अगर आता हो कि भाई जो मैं बोलता हूँ वो प्रॉपर ढंग से कनेक्टिविटी की वजह से वॉइस कट जाती हो, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ वो प्रॉपरली ऑडिबल है या उससे थोड़ा, जैसे एक ये स्पीड हो गई कि मैं इतना स्लो स्पीड से अगर बोलूँगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, या एक नॉर्मल है जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि भाई इतना भी आपको क्लियर है? तो किसी को प्रॉब्लम आता है? ओके, फाइन, गॉट इट। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा स्लो हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा सा स्लो होऊंगा। एंड बाकी चीज़ें हम जो है नॉर्मल वैसे ही करते रहते हैं। ठीक है गाइस? ओके, फाइन। सो लास्ट क्लास में हमने इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये दो मेथड किए थे। ठीक है, इनके क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट आया? किसी क्वेश्चन में आंसर नहीं निकला हो, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई हो, मेथड समझ ना आया हो? एनीवन? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आई आई अज्यूम कि सबको आंसर्स आ गए, सबको क्लियर हो गया। ओके गाइस, थोड़ा सा आंसर ज्यादा दो। देखो, आई आई होप कि आप सब व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते होगे। ठीक है, तो इन दैट केस बहुत ज्यादा एक्टिव रहते होगे ना तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होगी। आई होप कि किसी की भी टाइपिंग स्पीड बेकार नहीं होगी। तो आप अगर आंसर दोगे तो इन दैट केस हमको ज्यादा बेटर आपका रिस्पांस पता चलेगा। तो ईच एंड एवरी वन प्लीज आंसर एज मच एज यू कैन। फालतू के आंसर्स नहीं, बट हाँ, जो भी क्वेश्चन हो उसके सब आंसर्स दिया करो। सिर्फ मेरे को दो तीन बच्चों के आंसर मिल रहे हो। गॉट इट? ईशान, कुछ भी नहीं कराया अभी तक, सिर्फ हम टाइम पास कर रहे थे अभी तक। कुछ कुछ भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं। ओके, हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इन एक्सपेंडिचर मेथड? डेप्रिसिएशन डायरेक्टली गिवन होगा था ना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, और नहीं गिवन है तो छोड़ दोगे आप। डेप्रिसिएशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर? ओके, सो गाइज, आई होप कि लास्ट क्लास में लास्ट जो न्यूमेरिकल्स है उसमें किसी को डाउट नहीं है। इस संडे को टेस्ट में आपका सारे न्यूमेरिकल्स एंड सारी थ्योरी आ रही है। सो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा अच्छी ढंग से पढ़ के रखना, एंड होप सो कि उसमें नंबर सबके अच्छे आएंगे। एंड उसके बाद हमारा लास्ट जो मेथड है, ठीक है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, दिस इज द वैल्यू एडेड मेथड। बहुत सिंपल सा आपका मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। अगर हम वैल्यू एडिड मेथड को देखें तो वैल्यू एडिड मेथड बोलता है जी, इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट बने, ये पढ़ने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। ओके ईशान, ना तो तुम स्कूल जा रहे हो, ना अभी ट्यूशन जा रहे हो, ना बाहर जा सकते हो, तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, तो स्कूल का काम होता है वो तो थोड़ा बहुत लगा रहेगा, स्कूल चालू होंगे वो तो तब भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि अभी स्कूल का जो है काम ज़्यादा हो जाता है वैसे कम हो जाएगा, वो बढ़ेगा ही बढ़। तो टाइम तो आप ही को निकालना पड़ेगा, टाइम और कोई नहीं निकालेगा। ठीक है, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडिड मेथड से। वैल्यू एडिड मेथड जो हमारा होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स की इकोनॉमी में वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू एडिड मेथड बन जाता है। ठीक है, हम सारे के सारे हमारे तीन मेथड्स होते हैं। बताने एक बार ये टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लेता हूँ।
ठीक है, तो अभी वाला टॉपिक खत्म करके फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे हमने पढ़ा तीन तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। हमारा पहला मेथड होता है आपका एक्सपेंडिचर इनकम मेथड, जो हमने पढ़ा। दूसरा मेथड हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एंड तीसरा मेथड हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। तीन मेथड्स हमारे पास होते हैं। अब जो ये तीन मेथड्स हैं, इन तीन मेथड्स के अंदर इनकम मेथड में हमने पढ़ा इकोनॉमी में जितने भी लोगों की इनकम है वो सब ऐड कर लो। तो हमने बोला जी इकोनॉमी में 90 रुपीज की इनकम थी। अगर 90 रुपीज की इनकम थी तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमने बोला जी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स या खर्चे हो रहे हैं उन सबको कर लो। तो जो 90 रुपीज की इनकम थी ये सारी की सारी आपकी जो होगी किसी ना किसी का खर्चा या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बन रही होंगी। तो आपका एक्सपेंडिचर भी इकोनॉमी में अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन पे जाएं तो एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम। So the national income through income method will always be equals to the national income through expenditure method. जो हमारा खर्चा हुआ किस पे करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज पे करेंगे। तो जो हमने खर्चा करा वो सारा का सारा खर्चा किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज पे हुआ। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल होता है उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड। तो दैट्स वाई आपका वैल्यू एडिड जो मेथड होता है इसके अंदर भी जो गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू योर नेशनल इनकम। So we can say that national income through income method, national income through expenditure method and national income through value added method equal आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही लूप के तीन अलग अलग तरीके हैं। टोटल प्रोडक्ट्स इन द इकोनॉमी इज वैल्यू। टोटल उन प्रोडक्ट्स को बेच के जो इनकम हुई दैट इज इनकम मेथड। एंड वो जो इनकम जो खर्च हुई दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। सो इनकम और एक्सपेंडिचर में दो मेथड कर लिए हैं। थर्ड मेथड हम आते हैं वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड जो मेथड होता है ये आपका अगर हम अभी मैं न्यूमेरिकल बेसिस पे नहीं बता रहा, अभी मैं थ्योरी बेसिस पे बता रहा हूँ सिर्फ। हम वैल्यू एडिड मेथड जो होता है इसको अगर मैं बोलूं कि वील हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट जितने भी हैं इन सबका सम कर, जितनी भी प्रोडक्ट की वैल्यू है इन सबका अगर हम सम कर देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड आ जाता है। अब प्रोडक्ट की वैल्यू हमने बोला कि सिर्फ फाइनल गुड्स लेंगे। हमने फर्स्ट इसमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल। सो दैट्स वाई हमने सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें फाइनल गुड्स लेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स जो कि आपका ऐसे वाले गुड्स होते हैं जो फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे होते हैं, फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसको हम नहीं लेते। तो मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स हैं उन सारे के सारे गुड्स की वैल्यू को ऐड कर दूं तो मेरा नेशनल इनकम बन जाएगा बाय कंबाइनिंग ऑल द वैल्यू ऑफ द गुड्स इन द इकोनॉमी इज नोन एज नेशनल इनकम। ठीक है, यही हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? ठीक है। अब हमने इसके अंदर ये बोला कि जो फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स होगा, जो आपकी फाइनल इनकम नेशनल इनकम बनती है, उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया कि दिस इज फार्मर। फार्मर ने वीट जब उगाई तो फार्मर ने वीट उगाई, इसने वीट मार्केट में बेची 20 रुपए किलो। जो हमने फार्मर की कॉस्ट आई वो आई जीरो, क्योंकि उसने जमीन से उगाई। अभी मानते हैं इरिगेशन की कोई कॉस्ट नहीं है, कल्टीवेशन की कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अगर उसके बैक में जाएंगे तो वो जीरो रहेगा। हमारी इकोनॉमी में हर सामान हमको जो मिलता है वो नेचर से मिलता है। देयर इज नो आइटम इन द इकोनॉमी जो नेचर से नहीं मिलती। अगर हम हर चीज के बैकग्राउंड में चले जाएं तो हमारी इकोनॉमी में हर सामान नेचर से है। तो हम सिर्फ एक एक आइटम का जो पूरा चेन है वो पढ़ रहे हैं, वीट का। ठीक है, तो हमने फार्मर की कॉस्ट कितनी आई? जीरो। फार्मर ने अपनी मेहनत से उगाया, लेबर लगाई, अपनी स्किल्स लगाई और उससे उगाया, तो उसने मार्केट में कितने का बेचा? 20 का। अब ये जो उसने बेचा ये उसने बेचा होलसेलर। होलसेलर ने
ये जो बेच दिया, ये बेच दिया उसने मिल ओनर को। तो जो 20 रुपए की चीज थी, होलसेलर ने उसको मिल ओनर को बेच दिया जी 30 रुपए का। मिल मतलब जो आटे से चक्की पीस के आटा बनाएगा, व्हीट का। मिल ओनर ने इसको आटे के होलसेलर को बेच दिया 40 रुपए का। आटे के होलसेलर ने इसको रिटेलर को बेच दिया 60 रुपए का। और रिटेलर ने इसको कस्टमर को बेच दिया 100 रुपए का। ये चेन सबको क्लियर है? इकोनॉमी इसी तरीके से चलती है कि एक कोई वैल्यू चेन है, जो एक नेचर से सामान आया। अब वो जो नेचर से सामान आया, वो सामान धीरे धीरे मूव ऑन होता जा रहा है, आगे आते जा रहा है, आगे आते जा रहा है। और वो कहीं ना कहीं बीच में 2 4 5 10 15 20 बहुत सारी चेन्स होती हैं, उन सारी चेन्स के थ्रू मूव ऑन होता रहता है। अभी के लिए हम इकोनॉमी में मानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हमने ये 1 2 3 4 5 ये 5 चेन पड़ी है ना, यही है इकोनॉमी, इसके अलावा कुछ नहीं है। इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ वीट बना रहा है, और इकोनॉमी में सिर्फ यही प्रोड्यूसर्स हैं और यही आपके कंज्यूमर्स हैं। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटी सी इकोनॉमी। अब इसके अंदर फार्मर ने जब बनाई तो उसकी कॉस्ट आई 0, होलसेलर ने बनाई उसकी कॉस्ट 20 रुपए। तो होलसेलर ने जो उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, उसने क्यों जोड़ा? कि अपना मेहनताना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन 4 चीजों के अलावा होलसेलर ने और कुछ नहीं लगाया। मिल ओनर ने फिर इसको प्रॉफिट में बेचा, उसने और कुछ नहीं लगाया। फिर उसने होलसेलर ने रिटेलर बेचा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत, हर जगह सिर्फ और सिर्फ उनका आपका क्या कहते हैं, लेबर की कॉस्ट, रेंट की कॉस्ट और अपने प्रॉफिट मार्जिन, यही सिर्फ ऐड ऑन हो रहे हैं। अदरवाइज तो सिर्फ उसकी शेप चेंज हो रही है और तो कुछ नहीं ऐड ऑन हो रहा। और कुछ ऐड ऑन हो भी रहा है तो अभी के लिए मानते हैं कि वो एक सेकेंडरी फूड चेन चल रही हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिंपल फूड चेन लेके चलते हैं। हमने फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू जो है गुड्स की, उसको हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम की एस्टिमेशन। ये जो हमने चेन बनाई है, इस चेन के अंदर आपका फाइनल वैल्यू कितनी है? इस चेन के अंदर व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स? 100। फाइनल वैल्यू इज नोन एज, फाइनल गुड्स आर नोन एज दोज गुड्स जो आपका फाइनल कंज्यूमर परचेज करता है। तो फाइनल कंज्यूमर इज परचेजिंग दिस गुड, तो दिस इज नोन एज योर फाइनल गुड। इसके ऊपर वाले जितने भी गुड हैं वो सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड बुलाएंगे, बट ये वाला हमारा फाइनल गुड बुलाएगा। सो हमको 20 30 40 एंड 60 ये चीजें नहीं ऐड ऑन करनी है। हम सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज जो है ऐड ऑन करते हैं। एंड हम इकोनॉमी में नेशनल इनकम कितनी बोलते हैं? 100 रुपीज की। दिस इज नेशनल इनकम। बोल सकते हैं कि 100 रुपीज जो है, 100 रुपीज ही अगर आपका फाइनल गुड्स है, तो आपका नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी इज 100 रुपीज। अब एक तो ये मेथड हो, बट ये मेथड जो है ना, ये मेथड आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। रीजन बीइंग कि हमको कैसे पता चलेगा कि जी जो फार्मर है उससे कौन सामान खरीद रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है या प्रोड्यूसर खरीद रहा है? हमको कैसे पता चलेगा मिल ओनर से कंज्यूमर खरीद रहा है या प्रोड्यूसर खरीद रहा है? होलसेलर जब बेच रहा है तो उसको क्या पता कि रिटेलर खरीद रहा है या कंज्यूमर खरीद रहा है? तो इन द इकोनॉमी कभी भी ये पता चल ही नहीं सकता कि इकोनॉमी के अंदर आपका कंज्यूमर खरीद रहा है या रिटेलर खरीद रहा है। कंज्यूमर खरीद रहा होगा तो हम उसको फाइनल गुड मानेंगे, रिटेलर खरीद रहा होगा तो हम उसको इंटरमीडिएट गुड मानेंगे। जैसे एक सब्जी वाले की रेडी खड़ी हुई है, उससे आगे किसी ने बोला जी 5 किलो टमाटर पैक कर दो। अब उसके हिसाब से तो भाई कंज्यूमर लेके जा रहा है। अब क्या पता रेस्टोरेंट वाला लेके जा रहा हो। जो होलसेलर है, हमको बल्क सामान लाना होता है गिफ्ट के देने के लिए, तो हम होलसेलर से ले आते हैं। होलसेलर को तो यही लगेगा बल्क में लेके जा रहा है रिटेलर है,
बट हम तो जो है कंज्यूमर है। सो दैट्स वाई आपका इन द इकोनॉमी, अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे जाएं, ये थियोरेटिकली ठीक है बिल्कुल, बट अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे जाएं तो इकोनॉमी में कभी भी ये नहीं बताया जा सकता कि फाइनल गुड्स कौन से हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं, बिकॉज हम सामान खरीदते टाइम, बेचते टाइम कभी भी ये नहीं पूछते कि भाई आगे बेचोगे या इसको आप जो है अपने यूज के लिए रखो। ठीक है, यू आर द कंज्यूमर और यू आर द प्रोड्यूसर, ये क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जा सकता। तो जो ये मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड, इस मेथड का नाम है फाइनल आउटपुट मेथड। इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। थियोरेटिकली ठीक है, थियोरेटिकली देयर इज नो डाउट कि 100 रुपीज इज द फाइनल गुड, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट मेथड जो होता था वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है। प्रोडक्ट मेथड में एक तरीका होता था फाइनल आउटपुट मेथड, दैट इज थ्योरेटिकली पॉसिबल बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब इसी प्रोडक्ट मेथड को हम दूसरे तरीके से निकालते हैं जिसका हमने नाम दिया है वैल्यू एडेड मेथड, जो हम अभी पढ़ रहे थे। वैल्यू एडेड मेथड जो है, वो वैल्यू एडेड मेथड कैसे काम करता है, उससे भी आंसर 100 ही आए। ओके, अगर मैं बोलता हूं इकोनॉमी में सिर्फ यही लोग हैं, इसके अलावा इकोनॉमी में कोई भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन द इकोनॉमी, नो वन इन द इकोनॉमी, तो जो आपको सामने शीट दिख रही है इस पे कितने प्रोड्यूसर्स हैं, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कितने हैं, हाउ मेनी प्रोड्यूसर्स आर देयर इन द इकोनॉमी, अगर सिर्फ इकोनॉमी में यही लोग हैं जो हमारे सामने हमको दिख रहे हैं। 2 3 4 5 6, बाकी लोग, हाउ मेनी प्रोड्यूसर्स आर देयर इन द इकोनॉमी, जो हमको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हाउ मेनी प्रोड्यूसर्स आर देयर, 5। फार्मर इज अ प्रोड्यूसर बिकॉज ही इज प्रोड्यूसिंग। होलसेलर ऑफ व्हीट, 20 रुपए वाला, ही इज अ प्रोड्यूसर। मिल ओनर इज अ प्रोड्यूसर। होलसेलर ऑफ पिसा हुआ आटा is a your producer, and retailer is a producer. So there are total of 5 producers in the economy. ठीक है, और कौन है आयुष, प्रोड्यूसर ही तो है सारे के सारे, दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स और सर्विसेज। प्रोड्यूसर डजंट मीन्स कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ गुड्स बनाए, प्रोड्यूसर इज द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग ईदर गुड्स और ईदर सर्विसेज। फार्मर ने एक्चुअली में गुड बनाया, जो मिल ओनर है उसने सर्विस दी कि उसने उसको पीस के दिया। होलसेलर ने सर्विस दी कि बल्क में लेके छोटा छोटा बेचा। रिटेलर ने सर्विस दी कि आपके घर के पास तक उस जगह को पहुंचाया। तो एवरी पर्सन इन द इकोनॉमी हु इज एडिंग सम प्रॉफिट्स और सम वैल्यूज टू द प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोड्यूसर। ठीक है, सो देयर आर 5 प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। क्या ये पांचों प्रोड्यूसर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होंगे या नहीं होंगे? कंज्यूमर तो आपका लास्ट वाला पर्सन है जो कि खरीद के खा लेगा, कंज्यूम कर लेगा, उन दैट केस उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, क्या पांचों प्रोड्यूसर जो हैं गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होंगे या नहीं होंगे, या गवर्नमेंट को ये पता होगा कि ये जो चीज, मतलब देखो हम अभी के लिए हम यहाँ पे ना इस सिचुएशन को नहीं मान के चल रहे कि ब्लैक मार्केटिंग होगा। हम मान के चल रहे हैं कि अगर एक बंदा प्रोड्यूसर है तो वो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट का कोई ना कोई तो लाइसेंस लेके बैठा होगा ना, उसका एक ना एक तो बैंक अकाउंट होगा। अगर फार्मर मंडी में जाके सामान बेचता है तो मंडी में वो एक लाइसेंस के थ्रू कुछ ना कुछ तो पैसे वहां पे किसी ना किसी मीडियम से तो उसका पता चल सकता है कि ये बंदे ने वीट बनाया। मिल ओनर भी कुछ ना कुछ लेके बैठा होगा। होलसेलर भी कोई ना कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट या बैंक अकाउंट तो खोल के बैठा होगा ना, कैश में काम सारा का सारा नहीं चला रहा होगा। चला रहा होगा तो उस बंदे को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम मानते हैं कि एक पर्सन गवर्नमेंट से कोई ना कोई आपका छोटा मोटा बैंक अकाउंट या कोई भी डॉक्यूमेंट लेके बैठा होता है, तो ही इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को पता है कि ये फार्मर है, ये मिल ओनर है, ये होलसेलर है। एंड चीटिंग की यहाँ पे हम बात नहीं करते, तो हम जो लोग चीटिंग कर रहे हैं उनको यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। तो एज पर द गवर्नमेंट, क्या ये पांचों लोगों का छोटा या बड़ा किसी ना किसी तरीके का गवर्नमेंट के पास एक्नॉलेजमेंट होगा कि ये प्रोड्यूसर्स हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को अपना टैक्स पर लेना है। गवर्नमेंट टैक्स लेने के लिए बोलेगी जी ठीक है, आपकी जितनी इनकम हुई है आप मुझे बताओगे कि कितनी इनकम हुई है।
ज़्यादा इनकम हुई है, कम इनकम हुई है, आप इनको बताओगे, एम्प्लॉयज़ रख रखे होंगे, उनकी सैलरी दोगे, बिजली का बिल होता होगा, उसको बिजली का बिल भरोगे, फॉर्म का नाम बना होगा। तो कहीं ना कहीं ये 5 लोग आपके गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हो। ऑलराइट, ओके। गवर्नमेंट कहती है जी ठीक है, हमारे लिए फाइनल गुड्स इंडिविजुअली जानना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमारे हिसाब से ये भूल जाते हैं कि ये फूड चेन है, पूरी चेन है। ऐसे पंखे की भी चेन हो सकती है, ऐसे एरोप्लेन की भी चेन हो सकती है, एसी की भी चेन हो सकती है, खाने की भी चेन हो सकती है, फूड आइटम्स की चेन हो सकती है, क्लोथ्स की चेन हो सकती है। ऐसे कहते हैं कि मल्टीपल हजारों आइटम है और हजारों आइटम्स की चेन हो सकती है। तो मैं तो ऐसे चार आइटम्स की चेन को केटर कर ही नहीं सकता कि कौन सा आइटम कहाँ पे जा रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है जी भूल जाओ ये चेन है। बस हम क्या याद रखते हैं कि इकोनॉमी में 5 प्रोड्यूसर्स हैं। वी डोंट एक्नॉलेज कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, कौन सी चेन कहाँ जा रही है। एक बंदा है फार्मर, एक बंदा है मिल ओनर, होलसेलर ऑफ वीट, होलसेलर ऑफ आटा, रिटेल। कहते हैं जी 5 लोग हैं, बाकी को मैं भूल जाती हूँ और मेरे को ये फूड चेन नहीं समझ में आती, क्योंकि ये पेपर पे तो बनाना ईजी है, प्रैक्टिकली बनाना तो बहुत ही मुश्किल है कि कौन किससे ले रहा है, किसको दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी इकोनॉमी में आपका जो वीट है, फार्मर, फार्मर की कितनी इनकम हुई, 20 रुपए की। मिल ओन उसके बाद होलसेलर की कितनी इनकम हुई, 10 रुपए की। उसके बाद सॉरी मिल ओनर की कितनी इनकम हुई, 10 रुपए की। उसके बाद ये अगली इनकम कितनी हुई, 10 रुपए की। अगली इनकम कितनी हुई, 20 रुपए की। एंड लास्ट इनकम कितनी हुई, 40 रुपए की। वो कहते हैं कि भूल जाओ कि ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हम तो ये याद रख रहे हैं जी हर फर्म, इकोनॉमी में कितनी फर्म्स हैं। वो कहता है जी इकोनॉमी में कितनी फर्म्स हैं, इकोनॉमी में टोटल 5 फर्म्स हैं। हर फर्म का प्रॉफिट निकालो, एक फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया उसको निकाल लेते हैं। अब हमने कहा जी फार्मर ने कितना कमाया, 20 रुपए। होलसेलर ने कितना कमाया, 10 रुपए। मिल ओनर ने कितना कमाया, 10 रुपए। फिर होलसेलर ने कितना कमाया, 20 रुपए। रिटेलर ने कितना कमाया, 40 रुपए। अब वो कहते हैं जी जो हर फर्म ने पैसा कमाया ना, देखो एक्चुअली में फिजिकल आउटपुट तो जीरो वैल्यू का था, तो हर फर्म ने जो पैसा कमाया वो सारा का सारा पैसा अगर हम मिला दें तो प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर है। 20, 30, 40, 50, 60 और 40, 100। सो आपका सेकंड मेथड जो वैल्यू एडेड मेथड है, उसका मतलब हो गया प्रॉफिट या वैल्यू, दोनों का मतलब सेम है, एडेड बाय ईच फर्म। कि इंस्टेड जो है, इंस्टेड ऑफ टोटल फाइनल आउटपुट को ढूंढने की बजाय इकोनॉमी में जितने भी आपके सामान हैं, इकोनॉमी में जितना भी आपकी फर्म्स हैं, उन सारे फर्म्स की प्रॉफिट्स को ऐड कर दो तो भी हमारा फाइनल आउटपुट निकल आता है, वो उतने ही फाइनल आउटपुट की वैल्यू के बराबर होता है। दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर गाइस, ये समझ में आया सेकंड मेथड आपको। तो प्रोडक्ट मेथड दो तरीके से निकलता है, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, तो उसको हम करते नहीं है, तो इसका नाम हम प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हैं एंड वैल्यू एडेड मेथड भी बोल सकते हैं। वैल्यू एडेड में हमको कुछ नहीं करना, हर फर्म का कमाया हुआ पैसा सारी इकोनॉमी की फर्म्स को ऐड ऑन कर देंगे, तो इकोनॉमी में चाहे वो किसी भी साइकिल में घूम रही हैं वो सब नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, सो इन दैट केस हमारा इसका जो फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला अगर मैं देखता हूँ तो इकोनॉमी में हमारी जितनी भी फर्म्स हैं उनकी सेल्स, नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं, इसमें नेशनल इनकम जो निकलती है वो निकलती है जीडीपी एट एमपी वाले वेरिएंट पे, इक्वल्स टू सेल्स माइनस परचेजेस प्लस चेंज इन स्टॉक। डेल्टा स्टॉक मीन्स चेंज इन स्टॉक। तो ये आपका जो होता है कि जी मैंने कितनी सेल करी पूरी इकोनॉमी की फर्म्स ने, टोटल कितनी परचेजेस करी इकोनॉमी की फर्म्स की, उनका डिफरेंस जो आ गया वो प्रॉफिट आ गया, और आपने सरप्लस स्टॉक कितना बना के रखा हुआ है वो भी आपका प्रॉफिट हो गया।
तो ये आपको जो हो गया एक तरीके से हर फर्म की प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम जो बोल सकते हैं नेशनल इनकम बोल सकते हैं। नेशनल इनकम कौन से वेरिएंट पे? जीडीपी एट एमपी। उसके बाद आपको उसको जिस पे भी कन्वर्ट करना है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला सेल्स माइनस परचेजेस प्लस डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक जो है इसको हम बोल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लियर गाइस? सबको क्लियर है? ओके। एक छोटा सा फॉर्मूला और बनता है, सेल्स प्लस अगर मैं डेल्टा स्टॉक करता हूं तो इसको हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक को हम एक नाम दे देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। एंड परचेजेस जो होती हैं, परचेजेस को हम मोटा बोले तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, क्योंकि परचेजेस जो होती है, अभी ना सिर्फ तीन ही तो मेथड्स हैं आपका। पहला मेथड इनकम मेथड एनडीपी एट एफसी, एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी एंड वैल्यू एडेड मेथड जीडीपी एट एमपी। तो दो ही तो चीजें याद रखनी है आपको, बहुत कंफ्यूजिंग कहाँ पे है। आप 12th में हो तो एबीसीडी टाइप तो चीजें नहीं होंगी ना, तो आपको दो ही चीजें हैं, इनकम मेथड में जीडीपी एट एमपी, वैल्यू एडेड एंड इसमें आपका एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी। ठीक है, यही दो वेरिएंट्स निकलेंगे। बाकी तो जो आपको कन्वर्ट करना है उसका फॉर्मूला लर्न करना है आपको। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा, तो 6 मार्क्स के लिए बहुत टिपिकल चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। 9 मार्क्स के भी आ सकते हैं आपके। अगर 6 मार्क्स के आएंगे तो 3 मार्क्स ईच आएंगे, और 9 मार्क्स के आएंगे तो 3 मार्क्स ईच के 3 पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, फ्री के नंबर हैं गाइस, फ्री। परचेजेस को हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसलिए बोला क्योंकि परचेजेस जो होता है वो सिर्फ होता है रॉ मटेरियल का, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है उसमें हर तरीके की इंटरमीडिएट गुड्स आ सकती है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 6 मार्क्स का आ सकता है, 6 मार्क्स से ऊपर के क्वेश्चन नहीं आते। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो वो भी आपका 3+3 आता है। हाँ आयुष, अभी आ रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट्स क्यों लिखा है हमने। ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आ गया परचेज को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों बोलते हैं। परचेज जो होता है, परचेज को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज परचेज में सिर्फ और सिर्फ आपका एक छोटा सा पार्ट आया, परचेज ऑफ गुड्स। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ गुड्स भी आ गया, रेंट भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, जो भी चीज हमने पीछे वालों को पे कर दी वो सब आ गया। तो एक्चुअली जो टर्म जो है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है। बट अगर कभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं देखिए, परचेजेस दिया होता है तो हम सिर्फ परचेज ले लेते हैं। ठीक है, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक को वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। तो हम इसको फॉर्मूले को ऐसे भी बोल सकते हैं अगर लिखने चाहें, दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इससे हमारा जीडीपी एट एमपी निकलता है। अब अभी आयुष ने क्वेश्चन पूछा कि हमारे जो नोट्स हैं, मैं अभी उस पर भी आता हूँ, उस पर हमने जो लिखा हुआ है वो हमने लिखा हुआ है आपका एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं सेल्स की बात करता हूँ तो सेल्स दो तरीके की सेल्स हो सकती है, डोमेस्टिक सेल्स एंड इंटरनेशनल सेल्स। इंटरनेशनल सेल्स को हम एक्सपोर्ट्स बोल देते हैं। और परचेज भी दो तरीके की हो सकती हैं, डोमेस्टिक परचेजेस एंड इंटरनेशनल परचेजेस। डोमेस्टिक परचेजेस को हम जो होता है नॉर्मल परचेज बोल देते हैं, और इंटरनेशनल परचेजेस को इंपोर्ट्स बोल देते हैं। अगर आपको कभी भी सेल्स या परचेज में सिंपल सेल्स या परचेज नहीं देखे, आपको उसको दे रखा है परचेज टू फर्म ए, या आपको दे रखा है डोमेस्टिक सेल्स, तो उस केस के अंदर आपको सेल्स का डिवाइड करके दे रखा है, वहां पे आप डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों को लो। तो एक्सपोर्ट सिर्फ तब आएगा
जब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, बेसिकली एक्सपोर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ सेल्स एंड इंपोर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ परचेज। तो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब आपको सेल्स या परचेज में डोमेस्टिक वर्ड या इंडिविजुअली कोई फर्म के बारे में बोल रखा हो तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आता है, वरना एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स अलग से नहीं आता। ठीक है, मैं अपने नोट्स पे वापस आता हूँ, एक बार आप नोट्स वाले पे ओपन करोगे तो देखो हमने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स जो मैंने यहाँ पे लिखा, कंसीडरिंग कि आपका जो परचेज और सेल्स है वो परचेज और सेल्स में अगर डोमेस्टिक वैल्यू नहीं आ रहे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, intermediate consumption is basically purchase of raw material and net exports is exports minus imports। एंड आप जीडीपी एट एमपी को जिस भी कंपोनेंट में शिफ्ट करना चाहो आप इजीली शिफ्ट मार सकते हो। तो गाइज ये वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट मेथड जो है ये बिल्कुल क्लियर है सबको या किसी को डाउट है? क्लियर? ओके तो मैं इसके ना प्रैक्टिकल कराने से पहले एक छोटा सा हमारा पॉइंट है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, थियरी का ही पॉइंट है आपका, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, तो वो वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको थ्योरी का पहले करा देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, तो आप ये स्क्रीन पे अगर देखोगे तो हमारा एक टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है उसी को ही हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो अगर हम शीट पे आप देखो तो उसमें हमने एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल बनाया है जिसमें प्रोडक्ट मेथड जो होता है जिसमें हम प्रोडक्ट की वैल्यू को कंसीडर करते हैं, उसके अंदर हम ये वाला जो हमने बनाया है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला हमने जो बनाया है, इसके अंदर हम जो भी प्रोडक्ट्स की वैल्यू को एडिट करते हैं तो उसके अंदर हमको एक प्रोडक्ट की वैल्यू कई बार हम एक से ज़्यादा बार भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसको इसमें हम उसको बोलते हैं दैट दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स दोनों की दोनों वैल्यू जो हैं वो हमने नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर। तो अगर हम बुकिश से जाएं तो while estimating the national income only the value of final goods and services are considered, sometimes the value will be calculated twice because we assume कि intermediate goods जो हैं वो भी final goods हैं, तो in that case हम उसकी वैल्यू को दो बार कैलकुलेट करके जो है नेशनल इनकम जो है गलत निकल जाती है। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसमें आपको ये पूरा जो हमने ये बनाया है अभी चार्ट, ये चार्ट बनाना है एंड उसमें हमारे दो ही मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड इज अ मेथड जिसके अंदर हम बोलते हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लो, आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को मत लो। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ थियोरेटिकली हम बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मेथड that only take the value of the final goods while taking the national income. Intermediate goods are not considered in the estimation of national income. So that's why आपका एक ये मेथड है। दूसरा वैल्यू एडेड मेथड जो मैंने आपको समझाया कि आप अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स हैं वो सारे के सारे फर्म्स के प्रॉफिट्स को ले लेते हो तो हमारा इकोनॉमी के अंदर वो भी नेशनल इनकम बन जाता है। सेकंड में यस, अगर आप डायग्राम बना दोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आप उसमें डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो जो सेकंड मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड में फिर आप एक ही इमेज बनाओ और एक ही इमेज में आप दोनों तरीके से दिखा सकते हो कि फाइनल आउटपुट मेथड जैसे ऊपर इमेज बना दिया आपने, नीचे दिखा दिया कि फाइनल आउटपुट मेथड के अकॉर्डिंगली जो आपका है 100 आपका वो हो गया नेशनल इनकम हो गया एंड वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंगली 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 40 जो है वो आपका नेशनल इनकम हो गया। तो आप एक ही उससे दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड में हम सारे के सारे फॉर्म्स की उसको ऐड कर देते हैं और हमारा नेशनल इनकम निकल आता है।
ठीक है। तो सिंपल जो मैंने आपको बताया था, ये एक 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले इसमें हमको 1 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दैट व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम समटाइम्स द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट विल बी एडेड ट्वाइस इन द कैलकुलेशन, दो नेशनल इनकम गलत आता है। उसके बाद आपको ये एक चार्ट जो है वो चार्ट बनाना है, जो हमने चार्ट बनाया हुआ है। उसके बाद आपको फाइनल आउटपुट मेथड जो होता है, वो फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, ये दो मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम नेशनल इनकम निकालते टाइम नेशनल इनकम को सही ढंग से इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है। फाइनल मेथड जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। ये अगर प्रेम आप देखोगे ना, ये वाला चार्ट जो हमने इस पे बनाया, फार्मर टू कस्टमर वाला चार्ट जो मैंने रजिस्टर पे बनाया हुआ, तो ये फार्मर टू अगर कस्टमर वाला देखोगे तो इसमें ये 100 रुपीज़ जो है ये फाइनल गुड्स की वैल्यू है। तो फाइनल आउटपुट मेथड के अगर हम थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो वी ओनली हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। और अगर हम वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी गुड जो इकोनॉमी के अंदर होता है। तो ये आपका ये चार्ट बनाया, इस चार्ट के अकॉर्डिंगली एक हर मेथड जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसकी वैल्यूज बताई। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरे पूरे नंबर। क्लियर गाइस? तो ये आपका एक थ्योरी का छोटा सा टॉपिक था जो इसमें आपका कवर अप होता है। क्लियर? सबको क्लियर है बिल्कुल कि ये हमको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? ओके। मेरे पास सिर्फ 4 बच्चों का मैसेज आता है, इनके 4 बच्चों से ज्यादा का मेरे पास किसी का मैसेज ही नहीं आता है। हाँ, एक एक दो एग्जाम्पल अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, उसमें आपको सॉल्व अप हो जाएगा। अभी तो ये मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ थियोरी का बताया। सिर्फ 4 बच्चे, ईशान का आता है, सोनाक्षी, आयुष एंड प्रेम। ठीक है, बाकी बच्चे भी प्लीज साथ के साथ आंसर दिया करो सो दैट इट विल बी क्लियर। ओके, गुड गाइस, फाइन। तो लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ दिस कि हम इसको प्रैक्टिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके। तो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, आपके बुक्स में सामने पीडीएफ पे देखोगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। हमको निकालना क्या है, जीडीपी एट एफसी। हमारा निकलेगा क्या, जीडीपी एट एमपी। अगर हम नॉर्मली निकालते हैं इनकम मेथड के उसके एक्सपेंडिचर उसके वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू, तो हमारा क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। तो हमको इसमें नॉर्मली क्या लेना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया हुआ है, 700। दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 700 माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन 250। तो 700 माइनस 250। ठीक है, इसमें सिंपल सिंपल हमारा निकल गया जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी को एफसी में शिफ्ट करना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 700 माइनस 250 इज 450, 450 माइनस 40 इज 410। बच्चों किसी को डाउट इसमें? सिंपल फॉर्मूला है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम देखते हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट 3 सेक्टर्स का दे रखा है। ठीक है, 3 सेक्टर्स जो होते हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो हमको सिंपल क्या करना है, हमको तीनों सेक्टर्स जो हैं उनको ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगा। और उसी तरीके से इंटरमीडिएट इनपुट्स की भी ऐड कर दोगे तो तीनों का बन जाएगा आपका। अलग अलग निकालना है तो अलग अलग निकाल लो, कंबाइंड निकालना है तो कंबाइंड निकाल लो। इसमें देखो ऊपर निकालने के लिए क्या बोल रखा है, जीवीए एट एमपी। GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो GVA इज इक्वल टू जीडीपी, उसको जीडीपी ही बोलते हैं। अगर एनवीए होता तो एनडीपी हो जाता। तो GVA इज जीडीपी, एनवीए इज एनडीपी। क्लियर? ओके। तो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रखा है कि तीनों का अलग अलग निकालना। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको तीनों का अलग अलग निकालने के लिए बोल रखा है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ जीडीपी एट एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर का कितना है, 800 माइनस 400 दैट इज 400 ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ये कितना है, 200 माइनस 100
दैट इज 100। थर्ड, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का कितना है? 300 माइनस 50, दैट इज 250। तो ये जो हमारा निकल के आया, ये जीडीपी एमपी ऑफ थ्री सेक्टर्स निकल के आ गया। जीडीपी एमपी ऑफ ऑल सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका निकल के आ गया 4, 5, 6, 7, 750। ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूं, हमको नेशनल इनकम निकालना है, तो दिस इज एनएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी माइनस, तो से एनएनपी एट एफसी पे निकालना हो तो माइनस डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है वो दे रखा है 80, माइनस 80, प्लस एनएफआई, एनएफआई क्वेश्चन में दे रखा है फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स। तो एनएफआई मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम, मतलब फ्रॉम -2। तो फ्रॉम -2 अगर हम करेंगे तो दैट इज 10 माइनस 20। ठीक है। एंड लास्ट में हमारा एनआईटी, तो हम इसमें माइनस एनआईटी कर देते हैं, माइनस एनआईटी कर देते हैं। एनआईटी जो हमारा निकलता है वो निकलता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? 50, माइनस सब्सिडीज कितनी है? 20। इससे जो हमारा टोटल निकलेगा वो हमारा निकलेगा एनएनपी एट एफसी। ठीक है। 750 माइनस 80 माइनस 10 माइनस 30। तो ये आपका जो टोटल हो गया, ये आपका टोटल हो गया 80, 90 और 120, 630। So your NNP at FC is 630। GBA का मतलब GDP, NBA का मतलब NDP। ओके, तो गाइज ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ जो हमने अभी रजिस्टर पे करा? ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको तीन सेक्टर्स का दे रखा था तो तीन सेक्टर का निकाल दिया, सिंगल सेक्टर का दे रखा होता तो हम आप उसको सिंगल सेक्टर का निकाल देते। ठीक है। जीडीपी दे रखा है अलग अलग तो अलग अलग निकाल दिया, कंबाइंड दे रखा है तो कंबाइंड निकाल दिया हमने। गॉट इट? ओके। तो इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन हमारा है। जनरली ना इसके क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े कम होते हैं। ओके, आप ये कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 करके देखो। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमको जी एनपी एट एमपी निकालना है, एन एनपी एट एमपी निकालना है एंड एन एनपी एट एफसी निकालना है। तीन चीजें निकालनी है इसके अंदर हमको। क्वेश्चन नंबर 8, फास्ट 2 to 3 मिनट्स का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का नहीं है। सबसे पहले आप जीडीपी एट एनपी निकालोगे, उसके बाद अगर आपको कुछ शिफ्ट करना है तो उसके बाद शिफ्ट करोगे, पहले जीडीपी एट एनपी।
GNP एट MP, 3 चीजें निकालनी है। ओके, तो गाइस जैसे आप अगर रजिस्टर पे देखोगे हमारे, तो हमने क्या करा, हमने एक नॉर्मल सा फॉर्मेट बना लिया। इस फॉर्मेट के अंदर हमने सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज लिख लिया। अब सेल्स की जो वैल्यू है वो एक साथ लिख ली, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एक साथ लिख ली, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू एक साथ लिख ली और परचेजेस की वैल्यू एक साथ लिख ली। इसको जब हमने टोटल करा तो हमारा निकल के आया GDP एट MP। NFI ये जीरो है, तो हमने अगर सेम उसी से GNP एट MP निकाला तो वो भी सेम 41,000 ही आपका निकल के आया। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नॉर्मल बिल्कुल सिंपल सा है। बस इसमें करते हुए ना क्या होता है कि हमको कई बार सेल्स 3-4 लोगों की दी होती हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी 3-4 लोगों के दिए होते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, अलग अलग दिए होते हैं। तो कभी भी आपको एक ही चीज 5-6 लोगों की दी हो तो आप इस तरीके से एक ऊपर छोटा सा जो हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है, इस तरीके से आप उसका चार्ट बना लो और चार्ट बना के फिर उसको आप क्लियर कर लो, तो आपको परफेक्टली जो होगा वो आंसर निकल आएगा। क्लियर गाइस? ओके, फाइन। हमारा इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक आपका रह गया है। आपका उस टॉपिक का नाम है GDP एंड वेलफेयर। ठीक है? हाँ, हमको हमको मतलब नहीं है कि रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है, हमको मतलब है कि वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स है या परचेज है। वो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, वी डोंट माइंड। ओके, तो हमारा इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, GDP एंड वेलफेयर। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, बट मेजरली जो टॉपिक है वो GDP एंड वेलफेयर है। ठीक है, संडे के टेस्ट में सारा आएगा, वो भी आ सकता है आपका। ठीक है, आप बुक से है आपके पास, एक बार पढ़ के देखना सारे न्यूमेरिकल्स, पूरा चैप्टर। ठीक है, संडे का टेस्ट किसी को मिस नहीं करना है। 1 आवर का टेस्ट होगा, 25 to 30 मार्क्स का टेस्ट होगा। आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। आपने क्वेश्चंस में नहीं लिखा, आपने आपने प्रॉपर स्टेप्स नहीं दिखाए तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, टेस्ट का टाइमिंग आपको मैसेज हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली मॉर्निंग 10 या 11 बजे ही टेस्ट होगा। गॉट इट? ओके, चलो गाइस आज यहाँ तक हम करते हैं। बुक्स आपके पास हैं, उसमें से रीड करके रखना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मुझे आंसर्स बट अच्छे चाहिए। ठीक है, ओके, तो आज के लिए यहाँ तक करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।